ये मैथ से लव की गारंटी मैं दिलाता हूँ, इजी वे में समझेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर क्लासरूम के बीच में और टीचर्स ऐसा फॉर्मूला पहले लिखते हैं, या फिर बुक्स में आपने देखा होगा यही फॉर्मूला लिखा होता है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले का मतलब समझना होगा, ये आया क्यों, इसका यूज क्यों है, इन सब टर्म्स की मतलब क्या है, इन सब टर्म्स का मतलब क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो टीचर्स जल्दबाजी में समझाते हैं और बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, तो पूरा चैप्टर उनका खराब हो जाता है। तो इसे ढंग से देखना है, इनका मतलब क्या होता है। ए एन का मतलब, ए का मतलब, एन का मतलब, डी का मतलब, है ना। ए एन होता है वैल्यू, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है पोजीशन नंबर ऑफ ए एन। ए एन ये वाले की बात कर रहा हूं, इसका पोजीशन नंबर सब समझ आ जाएगा। अभी इसको थोड़ा डिफरेंट वे से लिखते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होता है ये, ठीक है। अब देखिए ए एन वैल्यू हो गया, ए फर्स्ट टर्म हो गया, एन पोजीशन नंबर ऑफ ए एन हो गया एपी में, डी कॉमन डिफरेंस हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं एपी का, एक एग्जांपल लेते हैं एपी क्या होता है। देखिए डेफिनेशन से मैथ को समझना बहुत बेकार होता है। एपी की मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, बहुत बेकार होता है, मैं तो कभी प्रिफर नहीं किया ऐसे। आप क्वेश्चन से अगर समझ गए कि ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है और अप्लाई कर लिया लाइफ में, क्यूरियोसिटी इसीलिए बढ़ानी होगी। ऐसे ही थोड़ी मैथमेटिशियन बनते हैं लोग। आपको मैथमेटिशियन बनाना है मुझे, आइए देखते हैं। आपको समझना होगा क्वेश्चन से कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए 2 4 6 8 टिल इंफिनिटी, nth टर्म, ओके। 3 6 9 12 टिल nth टर्म। बेटा सारे टेबल्स जो होते हैं, सारे टेबल्स वो सभी एपी होते हैं, पता है। लेकिन सारे एपी टेबल्स नहीं हो सकते। समझने की कोशिश करो, सारे टेबल हैं उनको एपी कहा जा सकता है, लेकिन हर एक एपी को टेबल नहीं कहा जा सकता। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो टेबल नहीं है। ये तो 2 का टेबल हो गया, 3 का टेबल हो गया, ऐसे 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, सब एपी है। अब एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। 4 7 10 13, ओके, अप टू nth टर्म। देखिए इनसे आपको क्या समझ आ रहा है, इन तीनों को कंपेयर करके देखिए इनमें क्या कॉमन मिल रहा है। बेटा इनमें ये कॉमन देखने को मिल रहा है भाई कि इसमें एक नंबर है स्टार्टिंग का, उसमें एक कॉमन नंबर ऐड करते गए, जो भी सक्सेसिव नंबर मिला उसमें वही कॉमन नंबर ऐड करते गए, तो ऐसे करके हमको एक लंबी सी सीरीज मिल गई, है ना। देखिए इसमें कॉमन नंबर क्या है, 2 है, 2, इसमें क्या है, 3 है, 3 है, इसमें भी 3 ही है। तो ये कॉमन नंबर क्या होता है, ये एक एपी है, इसमें कॉमन नंबर होता है डी। इसकी नंबरिंग कर देते हैं, पहली एपी, दूसरी एपी, तीसरी एपी। पहली एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का भी 3 है।
तो कॉमन डिफरेंस आपने समझ लिया है ना। अब ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, खुद दिमाग लगाओ यार बैठ के। फर्स्ट टर्म, सारे फर्स्ट टर्म है, पहले वाले का ए है 2, दूसरे वाले का ए है 3, तीसरे वाले का ए है 4। समझ गए। अब देखते हैं ए एन क्या होता है। ए एन होता है कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे 8 एक वैल्यू है, एपी में 8 एक एलिमेंट है, वैल्यू है, 6 एक वैल्यू है, 4 एक वैल्यू है, तो ये तो वैल्यू हो गया डायरेक्ट। और यहाँ एन क्या होता है बेटा, ध्यान देना, ध्यान देना, ये एन और ये एन सेम है। अगर हम लिखते हैं ए एन, ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे A5 लिखा, तो यहां बोला जा रहा है A5 ये एक वैल्यू है, तो यहां पे 5th नंबर की वैल्यू पूछी जा रही है। n पोजीशन नंबर है an का इस एपी में, तो मान लीजिए पहली एपी ले ली हमने, तो इसमें 5th नंबर क्या होगा, 4th नंबर क्या होगा, ये ना 4th, तो ये 4th यहाँ पे कैसा होगा 1 2 3 4। an एक वैल्यू है, तो 4th नंबर पे A4 की वैल्यू क्या हुई, ये हुआ है ना 8, तो फिर n की 4 हो गई है ना। 4th पोजीशन नंबर है और an वैल्यू है, समझ आ गया, सारे टर्म समझ आ गए। ऐसा ही है बस, ये फंडामेंटल क्लियर हो गया है आपका। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, एपी कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बस यही फंडामेंटल से कुछ ही ऐसे इसमें टॉपिक्स हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग भी नहीं है यार, बहुत इजी है, जिसे कहते हैं मॉडरेट। छोड़ो, आइए देखते हैं, नोट कर लीजिए, रफ करता हूं, सबका वैल्यू सबका मतलब समझ गए ना, नोट कर लीजिए, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से बता रहा हूं। देखिए ए एन एक वैल्यू है, एन पोजीशन नंबर है, पोजीशन नंबर, इसमें ए एन वैल्यू, मान लीजिए कभी आपको बोल दिया A4 की वैल्यू क्या है, तो यानी कि इस एपी में 4th नंबर पे जो नंबर है n, ये n सेम है, ये पोजीशन को डिनोट करते हैं, तो A की 4th नंबर पे पोजीशन क्या है, उस एपी की 4th नंबर पे वैल्यू क्या है, तो 8 है ना। ये देखिए अब तो समझ आ गया, चलिए रफ करता हूं। बेटा बहुत इजी है, चलिए अब एक और नया कंसेप्ट देखिए। अक्सर हमें बोल दिया जाता है, कभी क्वेश्चन में आ जाएगा A7 लिखो, तो A7 को कैसे लिखोगे आप लोग, कैसे लिखेंगे, A + 6D डायरेक्ट लिख देंगे, n-1, यहाँ पे n है तो यहाँ n-1 करके d से d के साथ चिपका देना है, ठीक है। तो A100 क्या हो गया, A + 99D, ठीक है, और A9 हो गया A + 8D, A2 हो गया A + D, A1 हो गया A + 0D, 0D, तो ये A आ गया, ठीक है। देख लीजिए, ऐसे शॉर्टकट में डायरेक्ट इसमें आप फॉर्मूला में पुट करोगे, तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, और ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अक्सर कुछ नौसिखिए बच्चे होते हैं जिनको भी मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, बेटा ज्यादा एग्जाम में टाइम नहीं देना है, थोड़ा ऐसे शॉर्टकट्स यूज करना है, ठीक है। शॉर्टकट्स यूज करने का कोई टीचर नंबर नहीं काटता है, बस आपको स्टेटमेंट थोड़ी लिखनी होती है, ये याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है। इससे हमें इक्वेशन सॉल्व करने को मिलेगा, पता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखते हैं, रफ करता हूं। देखिए कभी आपको दिया गया होगा A7 की वैल्यू दी है आपको 20 और A5 की वैल्यू दी है 10, ठीक है। तो अब हमें बताना है A9 क्या होगा, एकदम सीक्वेंस वाइज चलना है, सीखना, वो शॉर्टकट से याद रखना, ठीक है। अब देखो A + 6D, ये 7 हो गया, ये क्या दिया है 20, इक्वेशन 1 हो गई।
ए प्लस 4d, फिफ्थ यानी कि ए 5 की बात कर रहा है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू की है ना, तो ये 10 हो गया। तो अब ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। अगर एलिमिनेशन मेथड अभी तक नहीं आता है तो बेटा मैं प्रिफर करूंगा पहले उसे सीखाओ, क्योंकि इस चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड ही है जो लीनियर इक्वेशंस में शायद आपने पढ़ा होगा, और जिनने नहीं पढ़ा बेटा सीख के आओ, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड हर जगह यूज होगा, तो प्रिफर है सीख के आओ। फिर भी मैं एक बार रफली बताता हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे अगर सेम साइन होता है तो इक्वेशंस को माइनस करते हैं, इनके बीच में सेम साइन हुआ तो इक्वेशंस को माइनस करते हैं, और इनके बीच में डिफरेंट साइन हुआ यानी कि यहाँ पे सेम साइन अभी प्लस प्लस है, और अगर यहाँ पे माइनस माइनस हो गया तो भी ये सेम साइन है, तब भी माइनस ही करेंगे। प्लस प्लस है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। अगर यहाँ प्लस माइनस होता या फिर माइनस प्लस होता तो एडिशन करते, इन इक्वेशंस का एडिशन करते। तो अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर डिफरेंट साइन कैसे हो सकता है। डिफरेंट साइन बेटा ऐसे हो सकता है कि ए की भी वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है। मान लीजिए कोई एपी -2 से स्टार्ट है, उसके बीच कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो ये हो गया 2, ये 4, ये 6, ऐसे करके चलती चली जाएंगी। तो इसमें पहला टर्म ये हो गया नेगेटिव। और मान लीजिए कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज दी है 9, 6, 3, 0, -3, तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है d = an-1। ये मैंने पीछे फॉर्मूला नहीं लिखा, तो अब देख लो, ठीक है। कोई भी एक नंबर उठाओगे एपी में, कोई भी नंबर, फर्स्ट नंबर को छोड़ के दूसरे से कोई भी उठा लो, उसके जस्ट पीछे वाले से, यानी कि ये कोई नंबर उठाया उसका एक माइनस करके उसके जस्ट पीछे वाले से सब्सट्रैक्शन कर दोगे, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जैसे पहले एपी का कॉमन डिफरेंस अगर लेते हैं, मान लीजिए हमने 0 उठाया, 0 का -2 से करोगे तो 2 मिलेगा, तो कॉमन डिफरेंस 2 ही तो है। अगर इस एपी की बात करते हैं तो 6 को उठाते हैं अगर, तो इसका माइनस करते हैं 9 से, तो कॉमन डिफरेंस आता है -3। तो देखिए d -3 भी आ गया। तो ऐसे ही करके यहाँ पे डिफरेंट साइन भी हो सकते हैं ना। अभी कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये बात याद कर लो। a भी नेगेटिव हो सकता है, d भी नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, प्लस माइनस y, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। नोट कीजिए। अब अगर इस तरफ को नोट कर लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, तो याद है ना कि आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये नीचे नीचे माइनस लग जाएंगे, क्योंकि पहली इक्वेशन को दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लिख दीजिएगा एग्जाम्स में, सब्सट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन बाय दिस, स्टेटमेंट्स भी लिख दीजिए। और 6d को अगर 4d से करेंगे तो 2d मिला, 20 को 10 से करेंगे तो 10 मिला, तो d की वैल्यू आ गई 5। इसी को उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दो, हमने दूसरी में रखा है। a + 4, d की जगह क्या है 5, a = 10, a की वैल्यू आ गई -10। 20 उधर जाएगा तो -10। देखिए a की नेगेटिव आई। अब d भी पता चल गया, a भी पता चल गया, a9 पूछा हुआ है, तो a9 = a + 8d। a क्या है -10 है, प्लस 8 × 5 40 होता है, तो ये 30 मिल जाएगा। ये था मजा, देख लो। ये भी बहुत प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा है, बस राइटिंग थोड़ी प्यारी नहीं है। राइटिंग डोंट माइंड बेटा, राइटिंग से वो प्यार करते हैं जो मैथ से प्यार नहीं करते। राइटिंग में सजा सजा के, मैथ में नहीं लिखा जाता यार, इंग्लिश और हिंदी में लिखा जाता है। फेयर राइटिंग ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलो अब एक और कंसेप्ट बताने जा रहा हूं इसी से रिलेटेड। कोई भी एपी दी है, मान लो 3 लिए,
3 से स्टार्ट है, 9, 12, 15 nth। अब इसमें कोई भी लाइन से 3 नंबर उठाओगे, चाहे यहां से उठाओ, चाहे यहां से 3 उठाओ, यहां से 3 उठा लो, चाहे यहां से 3 उठा लो, लाइन से उठाने 3। इन 3 के बीच का रिलेशन क्या है, ये बहुत हेल्प करेगा। इन 3 के बीच का रिलेशन क्या है? इन 3 के बीच का रिलेशन है 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। नोट इट डाउन, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। अब इसको आप पूरा पुट करके भी देख सकते हैं, प्रूफ आ जाएगा। देखिए, अगर हमने यहां से ये 3 नंबर उठाए थे तो ये a हो गया, b हो गया, ये c हो गया, ये b की जगह 9 डाला, 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 12, 18 आ जाएंगे दोनों तरफ, बात तो इक्वल तभी तो कहलाएंगे। और इसको अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो ये कर लीजिए आप, b इज इक्वल्स टू a प्लस c बाय 2। पर ये पता है थोड़ा बोरिंग लगता है, जितना सिंपलेस्ट हो जाएगी ना मैथ उतनी ही बोरिंग लगेगी। बात समझना, लोग कहते हैं इजी वे में मैथ समझो, हार्ड वर्किंग बन के मैथ समझना। जितना डिस्गस्टिंग वे में, जितना प्रॉब्लम के साथ मैथ समझोगे ना, उतना ही बेसिक चीजें इजी गोइंग लगेंगी और आप लगोगे हाई फाई ऑफिसर। चलिए देखते हैं बात। नोटेड डाउन, रफ करता हूं भैया, दीदी। चलिए अब एक और टर्म, एक के बाद एक डायमंड आते जा रहे हैं, कैप्चर करो, सब कॉन्सेप्ट है, सब मेन है, सब हाईलाइटेड है, ढंग से समझो। एक होगा लास्ट टर्म, जिसका भी फॉर्मूला यही होगा ऊपर की तरह। बस एक छोटी सी बात है कि ये n होगा, ये टोटल वैल्यू होगा। इसमें n होगा वो गिवन होगा कि 5th का निकालना है कि 6th का निकालना है कि 7th का निकालना है, पर इसमें डायरेक्ट बोला होगा कि लास्ट टर्म की वैल्यू। ये डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट है कि हमें लास्ट टर्म चाहिए उस एपी का। जैसे एक एपी दी है 4, 9, 14, 19, 24, तो इसमें कहा गया है लास्ट टर्म निकालो। तो लास्ट टर्म निकालना है तो इसमें a है हमारा 4 प्लस n यानी लास्ट टर्म यहां तक। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, जितने भी सब है, तभी तो लास्ट टर्म की वैल्यू आएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, -1 किया ये 4 हो जाएगा, और d कितना है हमारा 5 है, और 4 प्लस 25 29 इज द आंसर। चेक करिए, ऑटोग्राफ मिल गया। चलो ठीक है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला देख लो। और कभी कभी देखिए एक और कंसेप्ट आ रहा है, कैप्चर करो, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। 4, 10, 16, 12, 18, सॉरी 22 होगा यहाँ पे, 28, 22, 28 और कर दूं, चलो 34। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा, इस पे स्टार लगा लो। बेटा मैथ्स के पता है फेयर कॉपी आप बनाओ, मैं तो एक चीज प्रेफर करूंगा, थोड़ा वीडियो को रोक के फेयर कॉपी आप बनाओ, पर हर एक क्वेश्चन को नोट मत करो। पता है आजकल मीडिया, सोशल मीडिया इतना बढ़िया हो गया है कि आप कभी भी कोई भी डाउट फंसेगा तो आप यूट्यूब खोलेंगे, देख लेंगे उस क्वेश्चन का आंसर, तो उसके फेयर नोट्स बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं तो सोचता हूँ उस चैप्टर के सिर्फ प्रॉपर्टीज और कंसेप्ट्स के नोट बनाओ, जिनको बार बार देखते रहो, और रटी हुई चीजों का अगर बार बार देखोगे ना तभी परफेक्शन आता है। उससे खुद बनाओगे कि खुद क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तभी तो दिमाग खुलेगा।
मैंने कभी फेयर कॉपी नहीं बनाई, टीचर परेशान रहते थे, और पहले बहुत वीक स्टूडेंट था और टीचर कहा करते थे बना लो, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। बिलीव नहीं करोगे, मेरे पासिंग मार्क्स नहीं आते थे, 10th में मैंने पहली बार 96 स्कोर किया, बिलीव मी। ठीक है, यही होता है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को नोट करो कॉपी में, और क्वेश्चन आप रफ में लगाओ। क्वेश्चन रफ में लगाओगे तभी ज्यादा से ज्यादा लगा पाओगे। फेयर में लगाओगे तो सजा सजा के लिखोगे, एक क्वेश्चन को करने में 10-15 मिनट चले जाएंगे, बल्कि स्पीड होनी चाहिए 3-4 मिनट की। चलिए, ये देखिए स्टार लग गए, इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट बोलता ये है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा लास्ट टर्म से आपको 5th टर्म निकालना है, लास्ट टर्म से 5th टर्म निकालना है। कुछ क्वेश्चन में ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में दे देगा फंसा के, तो उसके लिए आपको इंग्लिश भी सीखनी होगी ना। कुछ इंग्लिश में भी वीक होंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम फंसेंगे आपके। देखिए लास्ट टर्म से कहा गया होगा 5th टर्म निकालिए, तो इसका कहने का मतलब है अब एपी को पलट दो, 34, 28, 22, 16, 10, 4। आप वहां पलट के मत दिखाइएगा, माइंड में ही हो जाएगा, ये तो रफ वर्क है माइंड का। ये हो गया पहला टर्म, यहां से हमें A5 निकालना है, पहला टर्म 34 हो गया। निकालना है 5th टर्म, 5 - 1, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -6 हो जाएगा। 34 + 4 इंटू -6, 10 आ जाएगा। देखिए लास्ट से लेके 5th टर्म 10 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 10 आया। ये कंसेप्ट भी आता है, पता है, इससे भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो पता है एवरेज बच्चे मिस कर देते हैं, फिर टॉपर्स के पास चले जाते हैं अपनी बेइज्जती करवाने और उनको फील कराने कि वो प्राउड है। अब आपको भी प्राउड फील होगा। चलिए, नोट कर लिया होगा, अभी मैं हट गया था, पॉज करके रिवाइंड करके नोट कर लिया करिए। चलिए, कंसेप्ट पे कंसेप्ट मिल रहा है, मजा आ रहा हो। अब चलिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये चीज कंप्लीट हुआ है। अब एक और कंसेप्ट बताने जा रहा हूं इसी से रिलेटेड। देखिए, जैसे एक कंसेप्ट आता है कि आपको 2 नंबर दिए गए होंगे, 2 नंबर को छोड़िए, पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, शॉर्टकट होता है ये, उसको मैं अच्छे क्वेश्चंस के बीच में डाल दूंगा। डी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं L - A। अगर 2 टर्म्स दिए गए होंगे फर्स्ट और लास्ट, तो डी का फॉर्मूला ये होता है N - 1। ठीक है, ये शॉर्टकट है, इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से, लेकिन इसके लिए लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिए होने चाहिए। A + N - 1 इंटू डी, तो L - A हो गया इज इक्वल्स टू अपॉन N - 1 डी, ये रहा, तो D इज इक्वल्स टू क्या हुआ, L - A अपॉन N - 1। ठीक है, नोटेड डाउन, शॉर्टकट है। ऐसे ही पॉइंट्स बना के नोट करते रहो। क्वेश्चंस रफ में लगाना, फेयर में लगाने की कोई जरूरत नहीं। स्ट्रिक्ट टीचर हो तो कोई कह नहीं सकते स्कूल का, वो फेयर नोटबुक बनवा ही लेते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिस आप रफ में ही किया करो, उसमें ही दिमाग खुलता है, मनमानी कर सकते हैं ना। चलिए, तो ये कंसेप्ट भी होता है क्लियर। अब आते हैं एक नए टॉपिक, नए कंसेप्ट पे, जिसका नाम है सम ऑफ द नंबर्स। सम ऑफ द नंबर्स ऑफ एपी। ये फॉर्मूला को बोलो बाय। चलो, एक नया फॉर्मूला आने जा रहा है, बस ये 3-4 फॉर्मूले हैं, 3-4 बस, बहुत इजी चैप्टर। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू t। देखिए, इन सभी टर्म से तो आप फेमिलियर, ये एक नया टर्म टपका है। इसका क्या मतलब होता है, एपी का एग्जांपल लेते हैं। 4 7 10 और 13 16। ये क्या कहना चाहता है,
ये n सारे n सेम है। अगर यहाँ 5 डालोगे यहाँ पे भी 5 पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 पड़ेगा। तो अगर मान लो कभी पूछ लिया कि S4 की वैल्यू क्या है, मतलब यहां तक 4th पोजीशन तक इन सभी का सम क्या होगा। अब कभी 52 यहाँ लिख दिया मैंने, तो ऐड करने तो बैठोगे नहीं, तभी तो फॉर्मूला बना है। ऐड करना से बढ़िया इस फॉर्मूले में डाल देंगे अगर बड़ी वैल्यू दे होगी, है ना, चलता है। S4 की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे 4/2 2 इंटू 4 प्लस n क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो यहाँ पे माइनस किया 3। देखिए ये 2 हुआ, ये 8 हुआ, ये हुआ 12, तो ये हो गया 40। अब जरा ऐड करके देखिए क्या 40 आ रहा है। सही किया है मैंने। 5 टर्म्स है, ठीक है। ये 4 3 12, 12 प्लस 8 20, 20 ये 40 हुआ। ये देखिए ये हो गया 11, ये फिर इसको किया 20 30 34। ओ इट्स 34। अच्छा ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 5 एग्जाम्पल ले लिया था। चलिए बढ़िया, ये हो जाएगा फिर 9 हो जाएगा। ये तो 9 प्लस 8 17, 17 इंटू 2 34, तो इनका सम भी 34 आ रहा था, आ गया आंसर। इसलिए फॉर्मूला बना है। ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ, नोट कर लो। चलिए हो गया होगा नोट, रफ है, रफ कर रहा हूँ, है ना। देखो इसके बाद एक और नया कंसेप्ट आ रहा है, कैप्चर करो। इसका रिलेशन nth टर्म के साथ कैसे बनाएंगे। nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देते हैं ताकि नजरें घूमती रहे। जो ये फॉर्मूले में अब लिख रहा हूं ना यहाँ पे साइड, ये सब आपके दिमाग में रिटर्न होने चाहिए। मतलब जैसे ये आपके सामने रखे हुए हैं, दिमाग आपको मैथ में खो जाना चाहिए। उसी को कहते हैं मैथ से लव की स्टेट। चलिए an इज इक्वल्स टू होता है Sn माइनस Sn-1। ठीक है, AP लेते हैं 2 4 6 8 कॉमा कॉमा लगाते हैं 10 12, ओके ऐसे करके। ठीक है, लंबी गई AP। अब मान लीजिए पूछा है आपको A5 की वैल्यू पूछिए, तो कभी आपको गिवन है कि S5 की वैल्यू है 10 और S4 की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे A5 ये n सेम है, तो यहाँ S5 की वैल्यू क्या दी है, क्योंकि अगर A5 पूछा गया है तो S5 की वैल्यू 10 दी गई है और उससे जस्ट पीछे एक माइनस करके S4 की वैल्यू 9 दी गई है, तो A5 1 हुआ। ऐसे ही करके आप निकाल सकते हैं इसका नंबर। कहीं गिवन होगा कि S5 ये है, उसका जस्ट एक कम दिया होगा S4 ये है, इसलिए फॉर्मूला याद कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पता है बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, हायर क्लासेस में भी पहुंच जाते हैं 11 12 में, तब भी ये बहुत कम जानते हैं। आपको इसको रटना है, रटना नहीं है, फील करना है। चलिए तो ऐसे ही कभी आपसे क्या दिया गया होगा कि अगर यहाँ पे बोला है A5 निकालना ही है, तो फिर ये फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालेंगे इस फॉर्मूले में रख के, और उससे जस्ट पीछे यानी कि 4 टर्म का फिर निकालेंगे, फिर बड़े को छोटे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा करने की जरूरत ही क्या है, अगर A5 निकालना ही है तो इससे निकाल आएगा, वरना फिर ये सिचुएशन गिवन होगी तो ये और इजी है। चलिए वो तो मैंने बता दिया, समझिए ये वैसे कॉमन डिफरेंस की तरह है, नोट कर लिया। कंसेप्ट पे कंसेप्ट गिर रहे हैं भाई, लूट ले।
बस चैप्टर खत्म होने को आ गया है, बहुत इजी है चैप्टर। अब चलिए अब बढ़ते हैं एक और मजेदार कंसेप्ट पे। देखिए इस फॉर्मूले को एक इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू। जैसे मैंने nth टर्म में लिखाया था एल के टर्म में, वैसे ए प्लस एल भी लिख सकते हैं, पर इसमें टोटल नंबर्स का सम पूछना चाहिए। इस जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं एपी में, उन सभी का टर्म्स की बात अगर की गई होगी तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, और एल की वैल्यू अगर हमें गिवन होगी, वरना तो निकाल ही लेंगे आराम से। ठीक है, तो अगर इसको खोलेंगे तो बात तो वही है कि ना, एन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आ गया फॉर्म। और इसमें इसको ए एन लिख सकते हैं, वही तो बात है, लेकिन उसमें ए एन में ये कहा गया होगा एक फिक्स टर्म दी होगी, फोर्थ निकालना है, फिफ्थ निकालना है, सिक्स निकालना है, एल तब डालना है जब गिवन होगा और सारे टर्म्स का सम पूछा होगा। ठीक है, चलो रफ करता हूँ, सम ऑफ द टर्म्स भी खत्म हुआ। अब एक और कंसेप्ट आ रहा है, देखता हैं। देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर मॉक टेस्ट और बोर्ड्स में भी पूछते हैं, 3 से 4 नंबर में आता है। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से देखिए, टीचर्स इसको ढंग से नहीं समझाते हैं, काफी टिपिकल वे में समझाते हैं, पता नहीं क्या इनइक्वालिटी का साइन लगा देते हैं, ग्रेटर देन लेस देन, फालतू की बात है। फील कराओ ना बच्चों, डरा क्यों रहे इन साइन से, फील हो जाएगा तो ये साइन का डेवलपमेंट बच्चे अपने आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है, विच विच टर्म ऑफ द एपी, एपी वो गिवन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस अटैक करना चाहिए माइंड में, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच पूछा गया यानी कि कौन सा टर्म, उसकी पोजीशन पूछी गई है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म की पोजीशन पूछी गई है आपसे, कि इसमें अगर व्हाट पूछा गया होता तो वैल्यू, बहुत बच्चे विच और व्हाट में बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। चलो ये भी क्लियर हो जाएगा इसके लिए एक प्रोसेस है जिसको लर्न करना है। अब आप कहेंगे लर्न करा रहे हैं बेटा, कुछ प्रोसेसेस लर्न करनी होती हैं, इनको समझ के इन तक पहुंचना थोड़ा टिपिकल होता है। अगर आप क्यूरियस बन के इसको समझ के सॉल्व करते रहेंगे तो पहुंचेंगे इसी कंक्लूजन पे। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला पहले लिखना है, और इसमें हमें इस डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज में जीरो का पोजीशन नंबर फाइंड करना है, जीरो का पोजीशन नंबर। ठीक है, मेरा मार्कर प्यासा था, उसको मैंने इंक पिलाई है, इतनी देर से आपके लिए मेहनत कर रहा था। चल जाओ भाई, चल गया। चलिए इसमें जीरो लिया, और ए दिया हुआ है 121 प्लस एन दिया है, वही तो फाइंड करना है पोजीशन नंबर, डी दिया है -4 नेगेटिव में। ठीक है, -121 इधर भेजा, डिवाइड में
-4 n-1, तो n-1 n इज इक्वल्स टू 125/4। इस -1 को उधर भेजा, ऐड करके हो गया। अब इसको डेसिमल में निकालें तो आएगा कुछ 31.25, ये आ गया। अब ये n कोई ये पोजीशन थोड़ी हुई, ये कोई पोजीशन थोड़ी कहलाएगी। n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में चाहिए होती है। 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई नंबर होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करते हैं तो ये रही नंबर लाइन, ये रहा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ऐसे करके यहाँ पे कहीं 31 पोजीशन होगी, ये हो गई 32 पोजीशन। देखिए यहाँ पे कहीं लाई होगा 31.25। अब 0 के जस्ट बाद नेगेटिव नंबर ही तो आएगा इस एपी में, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ कहीं ना कहीं तो एक 0 आएगा, उसके जस्ट बाद पहला नेगेटिव नंबर आएगा, उसकी पोजीशन का नंबर हमें बताना है। तो 0 कौन सी पोजीशन पे ये है और हमें चाहिए n कौन सी वैल्यू में, यानी होल नंबर में चाहिए। तो 31.25 के बाद एक होल नंबर क्या आएगा, 32 ही आएगा। डेसिमल में तो चाहिए नहीं, तो यही आएगा। अगर 0 की वैल्यू ये भी आती 31.98, कुछ ऐसे भी आती 31.99, तो भी 0 की वैल्यू यही होती, डेसिमल में नहीं चाहिए। और 0 की वैल्यू अगर 31 होती तो हमारा आंसर जो आता वो भी 32 ही आता, क्योंकि हमें होल नंबर में चाहिए। 0 के जस्ट बाद पहला नेगेटिव नंबर आएगा, उसकी पोजीशन चाहिए। इसलिए हमारा आंसर हो गया 32। फर्स्ट नेगेटिव टर्म 32 नंबर पे है। अब आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, n इज इक्वल्स टू, कभी कभी पूछ लेगा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म और फाइंड इट्स वैल्यू, तो इसको आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे। n तो पता ही चल गया है 32 है, d तो पता ही है, a तो पता ही है, वैल्यू आ जाएगी। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, नोट कर लीजिए। ये समझ आया कि नहीं? नहीं आया तो एक बार फिर से बताता हूँ। देखो 0 के यहाँ पे इस सीरीज में कहीं ना कहीं एक बार 0 आएगा, और मान लो इस सीरीज में नहीं आया है, इनके कहीं बीच में आया है, तो उसकी फिक्स पोजीशन हमें चाहिए, वो भी होल नंबर्स में। फर्स्ट नेगेटिव नंबर की फिक्स पोजीशन हमें मिलेगी, 0 के जस्ट बाद आएगा फर्स्ट नेगेटिव नंबर। अगर 31 भी आया होता 0, तो उसके जस्ट बाद फर्स्ट नेगेटिव नंबर 32 पे आता। अब तो समझ गए? चलिए चलिए, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर, सारे। अब आते हैं कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे, है ना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, खुद पढ़िए, पॉज करके ट्राई करिए। हो गया? देखिए सॉल्यूशन इसका। The sum of the n terms of two APs are in the ratio of 7n plus 1 plus, ratio 4n plus 27. Find the ratio of 11 terms. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। वर्ड्स प्रॉब्लम है, बहुत फंसेंगे एग्जाम्स में। वर्ड्स प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है, रेफरेंस लगाइए। ये कहना चाह रहा है कि दो एपीज हैं, उनके n टर्म्स तक, जो उनका टोटल n टर्म्स तक जो सम है सारे नंबर्स का, उनके पीछे n टर्म्स तक सारे नंबर्स का जितना भी सम है वो इस रेशियो में दिया है, और उन दोनों एपीज के 11th टर्म की वैल्यूज का रेशियो निकालना है। 11th टर्म निकालना है, यानी कि A11 दोनों का रेशियो निकालना है। A11 पहले एपी के लिए और उनका दूसरे एपी के लिए, इनकी वैल्यूज का रेशियो निकालना है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो अब डायरेक्ट पहले हम इनके सम जो दिया है उसको क्वेश्चन में मेंशन है, उसे लिख लेता। n/2 2a1 प्लस n-1 b1। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसे समझने की कोशिश करो।
2a1 प्लस सॉरी a2 n-1 d2, यहाँ a1 d1 a2 d2, यहाँ पे n सेम क्यों, ये सब n सेम क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि उनके इस पोजीशन तक तो n तो सेम रहेगा, और किसी भी एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम तो हो नहीं सकते, दो डिफरेंट एपी है तभी तो वो डिफरेंट एपी कहलाएंगे। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए a1 a2 d1 d2 लिखा। अब इनका रेशियो क्या दिया है 7n+1 बाय 4n+27। अब इसमें करना क्या है, वही एक प्रोसेस को थोड़ा सा याद कर रखना है, कट गया रखना है, ठीक है, ये तो कट ही जाएगा। अब इस ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हमें मिलेगा a1 + n-1 d1 बाय 2। बेसिक सीख क्या हो, अगर किसी को अभी बेसिक भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत धुरंधर बैठे होंगे जिन्हें 10th में पहुंच गए, यही नहीं आता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड क्यों करते हैं और कैसे हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। देखिए यहां तक हुआ। अब हमें निकालना है A11 दोनों के लिए, दो एपीज का A11 निकालना है। तो A11 का मतलब क्या होता है A + 10D। तो इसमें अगर इसको हम 10 से रिप्लेस कर देंगे तो पहले एपी के लिए हमारा A11 आ जाए, इसको भी 10 से रिप्लेस कर देंगे तो दूसरे एपी के लिए हमारा A11 आ जाएगा। तो इसको 10 से रिप्लेस कैसे करना है, देखिए, क्योंकि ये n सेम है, ये सारे n सेम है, तो जो भी वैल्यू आएगी सबके लिए सेम होगी। तो n-1 को n-1/2 को रिप्लेस किया है हमने 10 से यहाँ पे, ठीक है। n = 21 आई, तो n की जगह अगर हम 21 डाल देते हैं तो क्या हमारे A11 के दोनों का रेशियो नहीं आ गया, ये पहले एपी के लिए है तो यहाँ पे इसको स्टार से डिनोट कर देता है, ये दूसरे एपी के लिए वहाँ पे यहाँ पे डाल के देखते हैं। तो 7 × 21 + 1 डिवाइडेड बाय 4 × 21 + 27। इसको अगर सॉल्व करते जाते हैं तो मिलता है 148/111। इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 4/3। 37 से जाएंगे, 37 4 जा 148, 37 3 जा 111, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, तो आंसर आ गया 4:3। कितना बढ़िया कंसेप्ट था, गेट द पॉइंट। बस इसमें मेन टर्म है, इसको यहाँ पे सेम टर्म्स को काटना है ऊपर नीचे, इसको 2 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे जो भी n-1/2 आएगा उसको जो भी टर्म पूछा गया है उससे रिप्लेस करना है। मान लो पूछा जाता है A12, तो A + 11D लिखते हैं, तो यहाँ n-1/2 को 11 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब तो समझ आ गया होगा, रफ करता हूँ, नोट कर लो। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। क्वेश्चन नंबर 2 आया, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में मैं पूरा वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एक एपी है जिसमें पीथ टर्म यानी कि पीथ कोई वैल्यू है, पीथ पोजीशन है सॉरी, और उसकी वैल्यू 1/q है, और कोई क्यूथ टर्म है यानी q कोई वैल्यू है, q कोई पोजीशन है, उसकी वैल्यू है 1/p। और इसमें हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ SPQ यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट का सम जो एपी बनेगी वो इसके इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे,
चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखो पहले जो गिवन है उसे लिख लिया करो, जो गिवन है उसे लिख लिया करो। और ये सेम एपी की बात की गई, यहाँ डिफरेंट एपी नहीं है, वो पुराने वाले क्वेश्चन की तरह मत लगा देना, ये सेम एपी की बात की गई है। वो क्वेश्चन में खुद ही मेंशन कर देंगे, बस आपको समझना होता है। ये हो गया P1D यानी कि P की पोजीशन के लिए 1/Q एक वैल्यू है, ऐसे ही 1/P एक वैल्यू है Q की पोजीशन के लिए। इक्वेशन 1 और 2 हो गई। अब इन इक्वेशंस को आपको सब्सट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, वो आपको खुद दिमाग लगाना होगा। इसीलिए क्या होता है, माइंड से सॉल्व किया करो क्वेश्चन। एनसीईआरटी में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी पेन नहीं उठाए, घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी लग रहा है, माइंड को शार्प करो। इसीलिए तभी कभी फेयर कॉपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। देखो इसको करना है सब्सट्रैक्ट, क्योंकि मैंने इसको इस तरह देख लिया। इक्वेशन 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1/Q माइनस 1/P इज इक्वल्स टू A प्लस P माइनस 1 इंटू D। सब्सट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को A प्लस Q माइनस 1 D से। P माइनस Q बाय QP इज इक्वल्स टू A प्लस, खोल देंगे सारे ब्रैकेट्स को, ये माइनस अंदर चलाता जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस QD माइनस D, है ना। इस माइनस को अंदर भी मल्टीप्लाई करना है तो उसको यहीं पे कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहीं पे कर दे अंदर मल्टीप्लाई। तो इसको यहाँ से रफ करके चलिए यहीं लिख देते हो, A प्लस PD माइनस D माइनस A माइनस QD प्लस D। तो प्लस A से माइनस A गया और माइनस D से प्लस D गया, और यहाँ PD और माइनस QD बचा। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पूरी इक्वेशन, P माइनस Q अपॉन QP इज इक्वल्स टू PD माइनस PQ, ये तो बचा, इसमें DD कॉमन ले लेंगे, QD। तो D कॉमन लिया तो P माइनस Q, और इस तरफ भी P माइनस Q है, तो ये दोनों उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो D की वैल्यू क्या आई, 1/QP। देख लीजिए, अब इसी को यूज करके हम A की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, इसमें पुट कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। सब रफ करने जा रहा हूँ, नोट कर लो यहाँ तक, फिर A की वैल्यू निकालते हैं। अब A की वैल्यू के लिए D की वैल्यू मिली थी हमें 1/QP, ठीक है। तो इससे A की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं पहली इक्वेशन में, तो 1/Q इज इक्वल्स टू A प्लस ये गया, A की वैल्यू क्या आ गई, 1/QP। A की भी वैल्यू 1/QP आई, दिख रहा है। चलिए नोट करिए, A और D की वैल्यू मिल गई। अब प्रूफ करना है, सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे। SPQ, यहाँ पे सम ये n है तो यहाँ पे भी PQ डालेंगे। 2 A की वैल्यू क्या आई थी, 1/QP, तो डायरेक्ट ये लिख दे, या फिर कुछ बच्चों के लिए ऐसे लिख दे, इंटू 1/QP।
क्योंकि 10th में बहुत बच्चों के बेसिक कमजोर होते हैं, अभी बेटा मैच्योर नहीं हुए। पी क्यू -1, डी है 1/QP। तो इससे हमें क्या मिलेगा, PQ/2, 2/QP। इसको अगर खोलेंगे +1 -1 QP, एंट्री हो गई है 1/QP की। अब इससे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो PQ/2, इससे इसको सॉल्व किया तो 1/QP +1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 1/PQ = 2 = 1 + QP/QP। PQ QP कट गए क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको एक वैल्यू मतलब समझ लेना, P और Q एक डिफरेंट टर्म्स हैं, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, इनका ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट से प्रोडक्ट गया तो आंसर क्या मिलेगा, 1/2 PQ + 1, ये मिलेगा जो हमें प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट इट डाउन। If an AP having 11 terms, its middle term is 24 and first term is 4, then what is its 9th term की वैल्यू पूछी गई है, A9 है ना। तो देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 11 टर्म्स दिए गए हैं, उसका मिडिल टर्म 24 है। मिडिल टर्म देखिए ऑड नंबर में ही मिडिल टर्म होता है, इवन नंबर में मिडिल टर्म 2 ही होता है। तो उस मिडिल टर्म को निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा ही होगा, क्या दिया है, मिडिल टर्म 24 है, तो n की वैल्यू क्या आई, 24 × 2, तो यहाँ पे n हमें दिया गया है 11 + 1/2 = 24। सॉरी 24 यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो आ गया 12/2 6, यानी 6 इसका मिडिल टर्म होगा। n की वैल्यू हमें दी हुई है, 11 टर्म्स है टोटल, 6th मिडिल टर्म है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a + 5d = 24। फर्स्ट टर्म गिवन है 4 है, तो ये कितना हो गया, 4 + 5d = 24, तो 5d = 20, तो d = आ गया 4, d भी 4 आ गया। पूछा गया है A9, इजिली बता देंगे, A9 = a + 8d। a दिया है हमारा 4 + 8 × 4, 32 + 4 is 36, तो ये आ जाएगा 36 वैल्यू। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके। तो बेटा बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हुआ है आपका, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकते। इसके अलावा कोई कंसेप्ट है भी नहीं, सारे वो हाईलाइटेड पॉइंट्स कवर किए। तो बस प्रैक्टिस करनी है आपको, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस की एक एक क्वेश्चन लगाना है। इस वन शॉट वीडियो को देखने के बाद आप एकदम परफेक्ट हो चुके हो, बस क्वेश्चन लगाने की देरी है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ऑल द बेस्ट एंड नमस्ते, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।